नमस्कार, आज है 6 सितंबर, दिन मंगलवार। वक्त हो गया जी बिजनेस की बहुत ही खास पेशकश इंडिया 360 का। मैं हूं दीपक डोभाल। करेंगे दिन भर की तमाम अहम खबरों का 360 डिग्री एनालिसिस आपके फेवरेट शो में, जो है बिजनेस जगत का नंबर 1 प्राइम टाइम शो। लेकिन सबसे पहले वो खबरें जो बनी हैं आज की सुर्खियां। कार में बैठने वाले सभी लोगों को अब लगाना होगा सीट बेल्ट। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बयान, बोले अगले 3 दिनों में आएगा आदेश। जी बिजनेस की मुहिम ऑपरेशन हफ्ता वसूली का दिखा बड़ा असर। वित्त मंत्री ने डिजिटल लेंडिंग ऐप फ्रॉड पर बुलाई अहम बैठक। डीएफएस और आरबीआई के अधिकारी होंगे मीटिंग में शामिल। फूड रेगुलेटर एफएसएसएआई ने होटल्स और रेस्टोरेंट को भेजा नोटिस। मेन्यू लेबलिंग के नियम लागू न करने पर सख्ती। इंडिया 360 में करेंगे विश्लेषण। मेन्यू लेबलिंग क्या है, क्या इससे होटलों के लिए अनिवार्य क्यों किया गया, और होटल ने अब तक मेन्यू लेबलिंग का काम पूरा क्यों नहीं किया। यूरोप की बत्ती हुई गुल। कई देशों में 6-6 घंटे तक नहीं आ रही बिजली। एनर्जी क्राइसिस से टूटी यूरोपीय देशों की कमर। इंडिया 360 में करेंगे विश्लेषण। आखिर कैसे खड़ा हुआ एनर्जी क्राइसिस, भारत पर इसका क्या होगा असर, और क्या यूरोप में मंदी आने वाली है। उतार चढ़ाव के साथ दिन भर सीमित दायरे में हुआ कारोबार। निफ्टी सपाट बंद तो सेंसेक्स में 50 अंकों की मामूली गिरावट। बैंक शेयरों पर दिखा ज्यादा दबाव। बैंक निफ्टी 142 अंक फिसला। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक का आईपीओ दूसरे दिन 1.5 गुने से ज्यादा भरा। अनिल सिंघवी की इशू में पैसा नहीं लगाने की सलाह। ये थी हेडलाइंस। अब दिन भर क्या हुआ, पूरा अपडेट आपको देते हैं। आज सुबह सुबह टीवी चैनल्स पर बेंगलुरु की तस्वीरें छाई रही। दरअसल देश की सिलिकॉन सिटी बेंगलुरु में बारिश का कहर जारी है। भारी बारिश के चलते बेंगलुरु समेत कर्नाटक के कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात हैं। सड़कों से लेकर घरों, दुकानों पर सब पानी में लबालब है। इधर इसी बीच घाटी में पाकिस्तान के सीज फायर के उल्लंघन करने की खबर सामने आई। जम्मू कश्मीर में अरनिया सेक्टर में सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने आज सुबह पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर को तोड़कर की गई फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दिया। बीएसएफ के मुताबिक आज सुबह जब बीएसएफ के जवान गश्ती कर रहे थे, तभी पाकिस्तानी रेंजर्स ने उन पर बिना किसी वजह के फायरिंग कर दी। समय रहते भारतीय जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। इस हमले में बीएसएफ के किसी जवान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। इधर दिल्ली के शराब घोटाले में ईडी की एंट्री होने की खबर आई। ईडी ने दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, बेंगलुरु, गुरुग्राम, हैदराबाद में 30 जगहों पर छापेमारी की। जांच एजेंसी के निशाने पर शराब कारोबारी हैं। ईडी की छापेमारी में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का घर भी शामिल है। ईडी की टीम दिल्ली स्थित जोरबाग में शराब कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी करती नजर आई। बीजेपी के नेताओं ने आज दिल्ली में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर प्रदर्शन भी किया और उनके इस्तीफे की मांग की। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना का भारत दौरा भी आज सुर्खियों में रहा। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना 4 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। राष्ट्रपति भवन में शेख हसीना का गार्ड ऑफ ऑनर के साथ स्वागत हुआ। इस दौरान दोनों देशों के प्रमुखों के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। कई अहम समझौते भी हुए। वाटर मैनेजमेंट, रेलवे, साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़े कई क्षेत्रों में समझौते किए गए। पीएम मोदी ने कहा कि भारत बांग्लादेश के संबंध आने वाले समय में नई ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। साथ ही बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने कहा कि हमारा मुख्य ध्यान लोगों को गरीबी उन्मूलन की ओर ले जाना और अर्थव्यवस्था को विकसित करना है। दोपहर करीब 12 बजे सुरेश रैना के क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा भी सामने आई। सुरेश रैना ने ट्वीट करके बताया कि उन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। रैना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास 15 अगस्त 2020 को लिया था। इसी दिन पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने भी संन्यास का ऐलान किया था। अब रैना ने सभी फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान किया है, यानी कि वो घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में भी नहीं खेलेंगे। कोरोना के खिलाफ महामारी के खिलाफ जंग में बड़ी खुशखबरी आज आई। देश की पहली नेजल वैक्सीन को ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि डीजीसीआई की मंजूरी मिल गई। वैक्सीन को भारत बायोटेक ने बनाया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने यह जानकारी दी। यह कोरोना के लिए भारत का पहला नेजल टीका है। मनसुख मंडाविया ने कहा कि इसके बाद यह दवा भारत में 18 साल से ज्यादा लोगों को इमरजेंसी की हालत में दी जा सकेगी।
और आइए शुरू करते हैं आज की हमारी कवर स्टोरीज। आप होटल्स रेस्टोरेंट में जो खाना खा रहे हैं उसमें कितनी कैलोरीज हैं, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स शामिल हैं, इसकी जानकारी कई होटल्स नहीं देते। और इसीलिए भारत के फूड रेगुलेटर एफएसएसएआई ने इसे अनिवार्य किए जाने की बात कही थी। इसके लिए बाकायदा रेस्टोरेंट्स और होटल को जो आदेश हैं वो भी जारी किए गए थे। मेन्यू में कैलोरी काउंट की जानकारी न देने को लेकर फूड रेगुलेटर ने कई होटल्स और रेस्टोरेंट को अब नोटिस जारी किया है। फसाई ने इन होटल्स से पूछा है कि क्यों ना उनके कारोबार को बंद करने की कार्रवाई की जाए, यानी कि क्यों ना उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाए। पूरी कहानी अब जरा सुनिए। दरअसल फसाई ने नवंबर 2020 में एक नोटिफिकेशन जारी किया था। इस नोटिफिकेशन में कहा गया था कि जिन भी होटल्स और रेस्टोरेंट का सेंट्रल लाइसेंस है या फिर उनके आउटलेट्स 10 से ज्यादा जगहों पर हैं तो उन्हें अपने मेन्यू में कैलोरी वैल्यू बतानी होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक कैलोरी वैल्यू सिर्फ मेन्यू कार्ड में ही नहीं बल्कि बोर्ड्स और बुकलेट्स में भी देनी होगी। होटल्स और रेस्टोरेंट के लिए ये नियम 1 जनवरी 2022 से अनिवार्य थे। बाद में इस डेडलाइन को बढ़ाया गया, इसे 1 जुलाई 2022 किया गया। लेकिन जुलाई की डेडलाइन गुजरने के बाद भी कई होटल्स ने इन नियमों को नहीं माना और इसके बाद फसाई ने नोटिस जारी करने शुरू कर दिए। फसाई का ये नियम सिर्फ आपको लोकल होटल के लिए ही नहीं है आपके, बल्कि मैकडॉनल्ड्स, केएफसी, बर्गर किंग जैसे रेस्टोरेंट चेन के लिए भी है। जुलाई 2022 में फसाई ने साफ किया था कि ऑनलाइन फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को भी ये नए नियम मानने होंगे, यानी कि स्विगी, जोमैटो और ऑनलाइन पैकेज्ड फूड बेचने वाले तमाम ऑपरेटर्स को अपनी वेबसाइट और एप्स पर कैलोरीज, न्यूट्रिशनल वैल्यूज और एलर्जिक कंटेंट की जानकारी देनी होगी। भारत में भले ही पिछले 2-2.5 साल में मेन्यू लेबलिंग पर चर्चा हो रही हो, लेकिन कई देशों में यह व्यवस्था काफी वक्त से चली आ रही है। मेन्यू लेबलिंग से आपको पता होता है कि आप क्या खा रहे हैं, उसमें कितनी कैलोरीज हैं, उसमें कितने न्यूट्रिएंट्स हैं और ऐसे में एक ग्राहक को एक इन्फॉर्म्ड चॉइस की आजादी मिलती है। यही फसाई का भी आइडिया था कि जो ग्राहक है उसको एक इन्फॉर्म्ड चॉइस मिले और साथ ही साथ जो खाने पीने की आदतों की वजह से जो प्रॉब्लम सामने आती हैं उस पर भी लगाम लगाई जा सके। लेकिन क्यों आखिर होटल्स और रेस्टोरेंट फसाई के इस विचार को इम्प्लीमेंट करने में नाकामयाब रहे हैं और अब फसाई का अगला कदम क्या होगा, इस पर बातचीत करने के लिए बहुत खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं फसाई में कंप्लायंस स्ट्रैटेजी की ईडी इनोशी शर्मा और नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ट्रस्टी अनुराग कटरियार भी हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल हमारे साथ इनोशी मैम जुड़ चुकी हैं। इनोशी मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कारण नजर आया मैम, क्योंकि एक बहुत अच्छा खासा वक्त दिया गया होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स को इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए, लेकिन वो नहीं हो पाया। आपकी ऑब्जर्वेशंस क्या रही, क्या कारण रहे जो होटल्स और रेस्टोरेंट नहीं इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं इसे? देखिए, ऐसा नहीं है कि नहीं इम्प्लीमेंटेशन हुई है, क्योंकि ये हमने जो मुहिम है अपनी अभी बहुत रिसेंटली छेड़ी है। एंड एज यू नो वी वांट कि जो हमारे कस्टमर्स रेस्टोरेंट्स या ईटिंग जॉइंट्स पे जाते हैं उनको ये पता चले कि किसी भी खाने में कैलोरी कंटेंट कितना होता है और उसमें एलर्जेंस या कोई भी ऐसी जो चीज़ें होती है जिनसे उनको तकलीफ हो सकती है उसके बारे में पता चले। तो शुरुआत में हमने जो फूड बिजनेसेस 20 करोड़ से ज़्यादा जिनका टर्नओवर है या जिनके आउटलेट्स 10 से ज़्यादा हैं उनके ऊपर ही ये एप्लीकेबल है। अब ऐसे हमारे पास तकरीबन 550 फूड बिजनेसेस बनते हैं। उसमें से अगर हम आंकड़े देखें तो अराउंड 465 ने कंप्लाइंट कर लिया है। ओनली अराउंड 70 हैव सॉट मोर टाइम, क्योंकि ये हम पहली बार कर रहे हैं तो कोई रीजन हो सकता है उन्होंने और टाइम सीख किया है। और जिन लोगों ने हमको कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दिया है ऐसे 16 हैं जिनके हमने फिर लाइसेंस सस्पेंड किए हैं। तो हम लोग बार बार प्रयास कर रहे हैं, उनसे मीटिंग्स करते हैं, हम उनको ऑनलाइन काउंसलिंग देते हैं, हम उनको समझाते हैं, जिसके वजह से आज हम देखते हैं कि काफी सारों ने जो है कंप्लायंस कर ली है।
ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें पहलू है, क्योंकि मैं जैसा अपने दर्शकों को हम बता भी रहे थे कि 2020 के एंड में ये स्ट्रैटेजी सामने आई। उसके बाद जो फर्स्ट डेडलाइन थी वो 2022 का जनवरी था, उसके बाद इसको बढ़ाया गया, फिर जुलाई 1 किया गया। उसके बावजूद अगर ये इंप्लीमेंट पूरी तरह से नहीं हो पाए तो स्वाभाविक है एफएसएसएआई का नोटिस जारी करना भी। लेकिन यहाँ पर एक क्लैरिटी जो मिली है वो ये कि ज़्यादातर रेस्टोरेंट्स ने, होटल्स ने इसको इम्प्लीमेंट किया है। 70 के आसपास जो होटल्स और रेस्टोरेंट उन्होंने ज्यादा वक्त मांगा है, मना भी नहीं किया, ज्यादा वक्त मांगा है, और जिन लोगों ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया तो उन पर तुरंत कार्रवाई भी की गई है। इस वक्त हमारे साथ नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ट्रस्टी अनुराग कटरिया साहब भी जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, ऐसी क्या प्रॉब्लम्स आ गई हैं? क्योंकि जैसा कि मैम ने बताया, शुरुआती रूप दौर में ये जो आइडिया इंप्लीमेंट करने को कहा गया, ये उनको कहा गया जो फाइनेंशियली सक्षम कहे जाते हैं। टर्नओवर 20 करोड़ से ज्यादा का हो, 10 से ज्यादा आउटलेट्स हो। क्या प्रॉब्लम आ गई है एक छोटा सा आइडिया को इंप्लीमेंट करने में? सिर्फ कैलोरी काउंट्स और न्यूट्रिएंट्स ही तो बताने, और एलर्जी कंटेंट। जो पहले तो मैं बताता हूँ, ये आइडिया बहुत ही सराहनीय है और हम बिल्कुल इस मुहिम में हम सरकार के साथ हैं। देखिए, जो आपको लगता है बहुत छोटी सी बात है, दरअसल एक बहुत ही जटिल विषय है। ये इतना आसान नहीं है। हर एक रेस्टोरेंट के मेन्यू आइटम्स कई सारे होते हैं। इसके अलावा रोज बदलने वाले मेन्यूज होते हैं। ऐसे मेन्यूज का कैलोरी काउंट निकालना ये एक इतना आसान नहीं है। एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें थोड़ा वक्त लगता है। दूसरा क्या है पहलू, आपको ये भी समझना पड़ेगा कि ये जो सारा ये प्रावधान आया है, ये कोविड के दौरान आया है। देखिए, तकरीबन ये आई थिंक 2020 के आसपास ये आया था। फिर डेट्स बढ़ाए, जनवरी का था जब ओमिक्रॉन आ गया, फिर जुलाई का था। मैं कोई किसी तरह की सफाई नहीं देना चाहता हूं कि ये विलंब क्यों हुआ, लेकिन जेन्युइनली स्पीकिंग, देखिए, इसमें जेन्युइन परेशानियां हैं। टू गेट अ लैब सेटअप जहां से आप कैलोरी वैल्यू सबकी निकालें, फिर अपने मेन्यू को अकॉर्डिंगली करें, इसमें थोड़ा वक्त लगता है। और हमारी आपके माध्यम से सरकार से इतनी ही गुजारिश है कि हमें थोड़ा और वक्त दीजिए। हम इस मुहिम में आपके बट कितना वक्त और सर? धीरे-धीरे बट कितना, क्योंकि सर सरकार ने पर्याप्त वक्त दिया है जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, और जो बाकी रेस्टोरेंट ने किया है 450 से ज्यादा ने, उन्होंने भी तो कर दिया। फिर ये 70 कौन क्यों रह गए, और कितना वक्त चाहिए? यस सर। देखिए, ऐसा होता है कि हर एक कंपनी अगर सिर्फ 20 करोड़ का टर्नओवर या 10 रेस्टोरेंट या नेशनल एफएसएसएआई लाइसेंस वाली बातें, हर कोई फाइनेंशियली सक्षम नहीं रहा है अभी कोविड के बाद। तो एक तरफ आप अपने व्यापार की जटिलताओं से लड़ाई कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये चीज है। मैं वापस बोल रहा हूं, मैं कोई सफाई नहीं दे रहा हूं, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है कुछ करने में, और शायद हमको ये पूरा करने में शायद 1-2 क्वार्टर और लग जाए जब ये पूरी तरह से लागू होगा। मेरे ख्याल से ये बहुत ही बढ़िया शुरुआत है, एक अच्छी चीज है। बट इसको करने की जो पूरी प्रक्रिया है, लोगों को समझने में वक्त लग रहा है, और उसको इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा वक्त लग रहा है। इनोशा मैम, जो बताया जा रहा है यहाँ पर वो वही जो कोविड का हवाला कि जो ओपन अप के बावजूद पूरी तरह से ट्रैक पर रेस्टोरेंट्स नहीं आए हैं। और दूसरा ये जो मैं लोगों से बातचीत भी कर रहा था कि बड़ी जटिल सी प्रक्रिया है। कई लोगों का ये भी कहना था कि इसमें छोटी छोटी प्रैक्टिकल बातें इसलिए भी आ जाती हैं क्योंकि खाना अगर हम रेस्टोरेंट में सर्व कर रहे हैं और उसमें अगर ग्राहक कह दे कि मुझे इसमें कुछ परिवर्तन करने हैं, तो फिर उसमें कैलोरी काउंट किस तरह से होगा, न्यूट्रिएंट्स की वैल्यू क्या होगी, वो चेंज हो सकती है। तो क्या इस पर आप लोगों की बातचीत हुई है स्टेक होल्डर्स से? बिल्कुल, बिल्कुल। इनफैक्ट अगर आपका एक फिक्स्ड मेन्यू रहता है, उसी में आपको कैलोरी काउंट देना है। अगर आपके प्रेमिसेस पे, मतलब आपके यहाँ पर अगर कोई कस्टमर आता है और अपने हिसाब से कोई करता है, तो उसमें कैलोरी काउंट आप नहीं देते हैं, क्योंकि वो एक चॉइस होती है। तो जब हम एफएसएसएआई की तरफ से आपको कहते हैं कि आप कैलोरी काउंट दीजिए, तो वो जो आपका फिक्स्ड मेन्यू है उसके लिए होता है, एंड नॉट फॉर द मेन्यू व्हिच हैज बीन ऑप्टेड फॉर बाय अ चॉइस बाय अ कस्टमर। एंड मैम, जो ये हमने क्लैरिफिकेशंस काफी दी हैं। हाँ। और भी हमारी बातें होती हैं, उसमें हमने ये क्लैरिफिकेशंस दिए हैं। अच्छा, कटरिया साहब कुछ कह रहे हैं? जी मैडम, मैं ये जानना चाहता था, क्योंकि आई डोंट नो ये सही मौका या वक्त है कि नहीं, पर अगर जहां पे रेस्टोरेंट्स में रोज कुछ एक स्पेशल आइटम्स का मेन्यू बनता है,
उनके लिए क्या प्रावधान है उनको, क्योंकि वो रोजमर्रा के मेन्यू को जो चेंज होता है उसमें ये करना मुश्किल है। जो प्रिंटेड मेन्यू है मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ, उसमें करने में कोई दिक्कत नहीं है, पर जो मेन्यू रोज चेंज होता है रेस्टोरेंट में एज ए स्पेशल ऑफ द डे, उसके बारे में क्या प्रावधान है अभी फिलहाल इन नियमों में? So even for the special of the day, you will not have 365 specials of the day. They will get repeated. And any item which gets repeated and it is fixing or it is coming as a fixed menu. मान लीजिए आपका fixed menu 10 चीजें होती हैं और आपका special of the day 11वां है जो हर रोज चेंज होता है। तो वो भी जो 11वां होगा ऐसा नहीं होगा जो आप भी बनाते नहीं हैं। You know, it would be something that you will repeat. So you will have to give it. Even for the special of the day, you will have to give it. Okay. So this could be a problem in the immediate term, but gradually these things will all be part of a bank which will have the calorie value, is what I understand. Thank you for the clarification. All right. And मैम, जो होटल इंडस्ट्री अभी जो कुछ समय की डिमांड कर रही है और जैसा कटरिया साहब कह रहे हैं कि 1 से 2 क्वार्टर लग सकता है, इतना समय देने को क्या कंसिडर करेंगी मैम? देखिए, जैसे हमने ये बात की है कि हमने काफी टाइम दे दिया है, and in fact we have already started working on suspending licenses in case where we have not got any response. लेकिन जहाँ पर भी फूड बिजनेसेस ने हमें रिस्पांस दिया है, अपनी कोई तकलीफ के बारे में बताया है, हम वहाँ पर डेफिनेटली थोड़ा सा लीनियंट व्यू रख रहे हैं। बट इवन देन we cannot, I mean, I would not say that, it will go on for 1 or 2 quarters. We want some assurance from the food business that, okay, even if they want time, they have started working partly on the menus. Because you cannot, just keep the customers hanging with no information. Even if half of your menu has some information, at least that assurance we need. एब्सोल्युटली सर। कटरिया साहब, जो फसाई के नोटिस गए हैं वो बड़े रेस्टोरेंट जैसे हम बता रहे हैं इंक्लूडिंग 5 स्टार, अब इसमें ऐसा नहीं है कि आपको कैलोरी काउंट करने के लिए कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना हो जिसके लिए आप अपने फाइनेंशियल क्रंचेस का हवाला दे रहे हैं। सो ये इंप्लीमेंट करना क्या इतना ज्यादा फाइनेंशियली बर्डन ला रहा है इन रेस्टोरेंट और 5 स्टार्स पर कि वो कैलोरी? शायद मेरे कहने और समझने में कहीं दिक्कत हुई। मैंने फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स का हवाला नहीं दिया था, मैंने रिसोर्स कंस्ट्रेंट का बोला था। जो व्हेन आई मीन इज, देखिए ये एक ऐसा कोई मेरा जो रेगुलर एम्प्लॉय है वो ये काम नहीं कर सकता है। इसके लिए बिल्कुल एक स्पेशलाइज्ड लोग हैं जो फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं, वो लोग लगते हैं। उन चीजों का करने में, एक लैब सेट करने में, इन चीजों में वक्त लगता है। मैं ये कतई नहीं कह रहा हूँ कि ये सिर्फ पैसे की वजह से है। और एक जो दूसरी बात मैं कह रहा था जो कोविड से रिलेटेड, मेरा ये कहना था कि अभी हमारी लड़ाई कोविड के बाद भी जारी है और ऐसे में रिसोर्स की कमी है। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि पैसे, इन चीजों के लिए हम पैसों का प्रावधान नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे, ये जरूरी चीज है, पर इसके साथ साथ थोड़ा वक्त इन चीजों में लगता है। बट सर, जैसा मैडम ने अभी कहा, आई थिंक ये बड़ी अच्छी एक चीज कही कि अगर आप थोड़ा बहुत भी शुरुआत करें। देखिए, जिन लोगों ने, इन्होंने जो कहा 16 लोगों ने कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं किया, तो भाई मैं तो उनके फेवर में कुछ नहीं बोल सकता। आपको कुछ तो जवाब देना पड़ेगा, चाहे आप वक्त मांगिए, चाहे आप बोलिए मैं आधा अधूरा शुरू कर रहा हूं। लेकिन बार बार देखिए सर, यहाँ पर एक कंज्यूमर की बात है। जो एफएसएसआई कह रहा है वो कंज्यूमर की बात कर रहा है। मैम कह रही है यहाँ पर कि आप सिटीजन को एक इन्फॉर्म चॉइस लेने से कब तक आप टालते रहेंगे। दूसरा कि जो कैलोरी काउंट है, जो कंटेंट आपको जो तय करना है, वो तो सरकार के मानक हैं, वो स्वाभाविक रूप से आपके पास, सबके पास होंगे। और आप गूगल, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आप गूगल के आधार पर कैलोरीज तय कीजिए, लेकिन जो सरकार के मानक जो तय हैं वो तो बहुत सिंपली आप सबके पास अवेलेबल हैं। उनमें कैलोरीज निकाल के उनको डिस्प्ले करना, इसमें आपको लगता है कि कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं इसमें, या 6 महीने का वक्त लगेगा? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने किसी को शायद 1 महीना भी ना लगे, किसी को 6 हफ्ते लगे, किसी को 4 महीने लग सकते हैं। मैंने इसलिए कहा है 1 से 2 क्वार्टर तक का वक्त हमें लगेगा पूरी तरह से करने में। देखिए, ग्राहक हमारे लिए सब कुछ है, ग्राहकों के हित में जो भी है हम वो करने को तैयार हैं। बट कुछ चीजों को, मतलब जब एक नई चीज आती है तो उसमें कुछ एक प्रैक्टिकल अड़चने होती हैं, हमें उसका भी ख्याल रखना है और हम शायद यही सोच लेके आगे चल रहे हैं। एंड आई थिंक वेरी सून दिस विल ऑल बी अ रियलिटी। ऑलराइट, एक आखिरी सवाल मेरा इनोशी मैम से रहेगा। मैम, फसाई का एक ड्राफ्ट रेगुलेशंस भी हम वेट कर रहे हैं फूड लेबल्स पर, उस पर क्या कुछ हो रहा है और उस पर कितना काम अभी तक हो पाया?
So food labels, जब आप कहते हैं, I assume you are talking about front of the pack, right? यस मैम, यस मैम। क्योंकि फूड लेबल्स में हमारा बैक ऑफ द पैक पे तो लेबलिंग का काम चल ही रहा है, फ्रंट पे भी हमारे लेबल्स रहते ही हैं। आई जस्ट वांटेड टू क्लैरिफाई व्हाट इज इट दैट यू वांटेड टू नो ऑन द फ्रंट ऑफ द पैक। फ्रंट ऑफ द पैक, यस मैम। यस, सो उसके लिए हमने अभी अपना जो है ड्राफ्ट बनाया है। It is still under consideration. As soon as it is finalized, it will be open for the public. Everybody can give their comments on it. Once we get the comments, we will incorporate whatever suggestions have been made, and then we will be putting it up to the government for approval, and then it will be, made into a law. एब्सोल्युटली, बहुत बहुत शुक्रिया मैम आप दोनों का वक्त निकालने के लिए। और मुझे लगता है कि ये कार्यक्रम अपने आप में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम बन गया, क्योंकि आज इंडस्ट्री और गवर्नमेंट बॉडी दोनों आमने सामने बैठकर इस इशू पर बैठकर बातचीत करी। बहुत सारी जानकारियां हमारे दर्शकों को लगी होंगी, और इस पूरे मसले में इंडस्ट्री का, होटल्स और रेस्टोरेंट एसोसिएशंस का क्या कहना है और सरकार क्या सोचती है, उस पर सीधी बातचीत हुई है। इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया मैम। इनोशी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। अनुराग जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की हमारी दूसरी कवर स्टोरी, और ये जुड़ी है दुनिया की सेहत से, दुनिया की आर्थिक सेहत से। और दुनिया की आर्थिक सेहत की जब हम बात कर रहे हैं तो एक बीमार कोना यूरोप लग रहा है इस वक्त। यूक्रेन पर रूस के हमले पर यूरोप ने पुरजोर विरोध किया, रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए। जवाब में रूस ने भी यूरोपीय देशों को गैस सप्लाई सीमित कर दी, और इसकी वजह से पूरा यूरोप एनर्जी क्राइसिस से जूझ रहा है। यूरोप के देश कोसोवो में इन दिनों हर घंटे बिजली जा रही है। बिजली कटौती ने 20 लाख की आबादी वाले देशों के देश की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ये स्थिति सिर्फ कोसोवो नहीं, बल्कि जर्मनी, ब्रिटेन, फिनलैंड समेत कई देशों में है। कई जगह पर ब्लैकआउट्स तक शुरू हो गए हैं। हर 6 घंटे के बाद 2 घंटे तक के लिए बिजली जा रही है। कारखानों, ऑफिसेज में काफ़ी ज़्यादा बिजली कटौती हो रही है। एक तरफ बिजली कटौती की जा रही है तो दूसरी तरफ बिजली के बिल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। यूरोप के एनर्जी क्राइसिस के चलते प्रदर्शन भी शुरू हो गए हैं। ब्रिटेन में ऊर्जा के बढ़ते खर्च को लेकर दहशत है। यहाँ बिजली बिल में 80% तक की बढ़ोतरी होने के आसार हैं। यूरोपीय सरकारों ने $375 अरब के राहत पैकेज की घोषणा भी की है। यूरोपियन यूनियन, यूरोप में आज जो हालात बने हैं उसके लिए रूस काफ़ी हद तक जिम्मेदार है, और ये जो पूरा क्राइसिस उपजा है इसके लिए तो सब जानते ही हैं कि रूस बड़ी एक ताकत है जो जिम्मेदार है। रूस ने यूरोप को गैस सप्लाई बाधित कर दी है। रूस ने नॉर्थ स्ट्रीम 1 पाइपलाइन को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया है। यूरोप को रूस से 40% गैस की सप्लाई रुक गई है। सप्लाई रुकने से सोमवार को यूरोप में गैस के दाम 30% तक बढ़ गए। यूरोप में एनर्जी संकट गहराने की आशंका जताई जा रही है। यूरोप के लिए रूस का विकल्प ढूंढना आसान नहीं हो रहा है, होता तो अब तक ढूंढ लेते। इस वजह से यूरोप की जीडीपी में 6% तक की गिरावट आ सकती है। यूरोप के संकट की आंच दुनिया के बाकी हिस्सों पर भी पहुंच सकती है, और जो यूरोप के बड़े प्लेयर्स हैं जिनसे दुनिया की इकोनॉमी इन्फ्लुएंस होती है, वहां पर अगर इस तरह का संकट आएगा तो फिर दुनिया आगे किस दिशा में जाएगी, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। और बेहद खास मेहमान बहुत ही आसान भाषा में समझाने के लिए मौजूदा परिस्थितियों का विश्लेषण और आगे की राह, इस पर चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ एलिमेंट्स प्लेटफॉर्म्स के चेयरमैन और जाने माने मार्केट एक्सपर्ट और इकोनॉमिस्ट अजय बग्गा सर जुड़ चुके हैं। बग्गा सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे आंकते हैं सर आप, ये एक्सपेक्टेड लाइंस पर ही है जो क्राइसिस आ रहा है, लेकिन इतना गंभीर हो जाएगा, क्या आपने सोचा था? मौजूदा स्थिति का आपका आकलन क्या है सर? देखिए, अभी तक एक तरफा सैंक्शंस थे कि यूरोप और वेस्ट के सैंक्शंस रशिया के ऊपर। अब रशिया ने रिवर्स सैंक्शन लगा दिया एक तरह से। वो कह रहे हैं हम आपको गैस नहीं देंगे जब तक आप हमारे ऊपर सैंक्शंस रखे रहेंगे। तो एनर्जी को वेपनाइज किया है रशिया ने। दूसरी बात है, जिस तरह से कीमतें भागी हैं, तो दीपक जी, एनर्जी तो सेंटर है इकोनॉमी की, हाउस होल्ड्स के लिए भी और रोजमर्रा की जिंदगी के लिए, और पूरा आपके मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज के लिए। हर जगह आपको बिजली चाहिए, और बिजली उत्पादन होती है या गैस से या न्यूक्लियर से या सोलर से या फिर तेल से। तो
ये गैस का जो संकट आया है ये बहुत विकट है और कंपनीज के लिए लगभग 10 गुना उनके एनर्जी प्राइसेस पिछले 2 सालों में बढ़ गए हैं। और आपने सुना होगा आर्सेलर ने 2 स्टील प्लांट बंद कर दिए क्योंकि आप एक वाजिब कीमत पे बना ही नहीं सकते उत्पादन। और यूरोप छोटा नहीं है, यूरोप $14.5 ट्रिलियन का एक जीडीपी का ब्लॉक है, तो लगभग दुनिया का 15% जीडीपी यूरोप में उत्पादन होता है। अगर उसका आप इंपोर्ट देखें 3.5 ट्रिलियन है, तो 3.5 ट्रिलियन का माल यूरोप पूरी विश्व से लेता है। तो अगर यहाँ पे संकट आया, इकोनॉमिक रिसेशन आया, तो पूरे विश्व में कॉन्टेजियन होता है दीपक जी। और सिर्फ इकोनॉमिक एस्पेक्ट से नहीं है बग्गा सर, यूरोप का जो ये एनर्जी संकट है इसका जो राजनीतिक स्वरूप सामने आ रहा है, राजनीतिक रूप से देश संकटों में घिर रहे हैं। पोलैंड में आप देखिए अनरेस्ट है, लगातार वहां पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं, वहां की तस्वीरें आप देखिए, कितने विशाल आयोजन वहां पर प्रोटेस्ट के रूप में किए जा रहे हैं। इटली में लोग बिजली के बिल जला रहे हैं, वहां से प्रोटेस्ट की खबरें लगातार हैं। ब्रिटेन में जिस तरह से कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ी है और कहीं ना कहीं वहां के एनर्जी क्राइसिस का जो मौजूदा जो चुनाव हुआ है वहां पर प्रधानमंत्री का, उसमें भी काफी बड़ा इन्फ्लुएंस देखने को मिला। तो सिर्फ इकोनॉमिक मोर्चे पर नहीं बल्कि राजनीतिक संकट भी गहरा रहा है यूरोप और ब्रिटेन में। तो इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, ये कैसे थमेगा? कोई गुंजाइश दिखती है? हाँ बिल्कुल, देखिए ये पुतिन का ये ऑब्जेक्टिव है कि सोशल अनरेस्ट इतना बढ़ जाए कि ये डेमोक्रेसीज को भी हानि हो जाए। और ये हो जाएगा टैकल इस तरह से दीपक जी कि प्राइस कैप लगा रहे हैं सारे देश, तो बिजली की एक प्राइस कैप हो जाएगी। अब जो उत्पादक हैं उनकी बर्बादी ना हो, जैसे यूनिपर जो है सबसे बड़ा उत्पादक जर्मनी का, उसका 12 बिलियन यूरो का पिछले तिमाही में लॉस आया। तो इस तरह के पैसे देने पड़ेंगे। तो सरकारें क्या कर रही हैं कि इनको एक बॉन्ड इशू कर देंगी कि ये सरकार आपको देगी और वो बॉन्ड वो सिक्योरिटाइज कर पाएंगे मार्केट में। तो फ्राइडे को मीटिंग है ईयू के एनर्जी मिनिस्टर्स की और उम्मीद है कि 600-700 बिलियन यूरोस का एक करार हो जाएगा। तो सरकारों को ये अभी लेना पड़ेगा, फिस्कल डेफिसिट बढ़ेंगे और डेफिसिट जो है 3 से 5% जीडीपी के होने वाले हैं। गोल्डमैन का एक अंदाजा है कि 2 ट्रिलियन यूरोस का फर्क पड़ने वाला है अगले साल के शुरुआत तक एनर्जी के प्राइसेस में। तो जो 14 ट्रिलियन 15 ट्रिलियन का जीडीपी उत्पादक ब्लॉक है उसमें आपको 2 ट्रिलियन की हानि हो रही है एनर्जी के कारण, जो सरकारें एब्जॉर्ब करेंगी। तो और कुछ चारा नहीं है, सरकारों को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। गैस की कीमतों पे लगाम लगा रहे हैं, विंडफॉल टैक्स की बात की जा रही है। तो जो उत्पादक हैं तेल और गैस की, उन कंपनीज के ऊपर विंडफॉल टैक्स लगा के उससे वो लोगों को राहत देंगे। तो हाउस होल्ड्स को बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्टूबर में यूके में जैसे आपने कहा 80% कीमतें बढ़ने वाली हैं। 80% अभी तक कैप था, फ्रांस ने एक कैप लगा के रखा है। ऑलरेडी जो सब्सिडी है वो 280 बिलियन यूरो की है, उसमें इजाफा 650 बिलियन का और हो जाएगा। फ्राइडे को मुझे लगता है करार होगा, बहुत जरूरी है, नहीं तो ये देश सरवाइव नहीं कर सकते, लोग नहीं सरवाइव कर सकते। आप देखिए लगभग 1/3 पॉपुलेशन के पास पैसे नहीं है इस लेवल पे बिजली के पैसे भरने। और जब सर्दियां आती हैं दीपक जी, वहां बहुत जरूरी है कि हीटिंग हो, नहीं तो लोग ठंड से मर जाएंगे, इतनी ठंड पड़ती है। बिल्कुल सर, तो मैं वही पूछने वाला था आपसे, अभी तो सितंबर है तो इतना त्राहिमाम दिख नहीं रहा है, लेकिन धीरे धीरे आगे जैसे जैसे सर्दी आएंगी, और 2 महीने रह गए सर्दी आने में, अब वहां तो त्राहिमाम मचना शुरू है। यूरोप कैसे निपटेगा सर इससे? और तब तक आपको लग रहा है कि ये रशिया यूक्रेन वाला मसला थमेगा या अभी लंबा चलेगा? ये लंबा चलेगा, क्योंकि घुटने टेकने पड़ेंगे अगर रशिया के साथ करना है। और अब रशिया सिर्फ वो ईस्टर्न या सदर्न नहीं मांगेगा, वो आधे से ज्यादा यूक्रेन मांगेगा और कहेगा कि डीमिलिटराइज कर दो यूक्रेन को। तो वो तो होने नहीं वाला है। तो करार होना बहुत मुश्किल हो गया, गैस मिलनी बहुत मुश्किल हो गई है। ये अच्छी बात है
कि चाइना वो गैस खरीद रहा है और चाइना अपना ठप्पा लगा के बेचेगा। यूएई वगैरह मिडिल ईस्ट के काफी देश हैं जो रशिया से गैस या तेल खरीद के वो यूरोप को वापस दे रहे हैं। पर वो ठप्पा तो सर बट चीन जो है वो ठप्पा लगाने के साथ साथ लेवी भी तो लगा रहा है एक्स्ट्रा। तो यूरोप कहीं गलत जगह चोट तो नहीं कर रहे हैं? उनको समझ में नहीं आ रहा है कि असली कल्प्रिट कौन है इसमें? नहीं, सबको समझ आ रहा है, बट अभी तो देखिए जो उनके टैंक हैं वो लगभग 90% भर गए हैं गैस के, बट वो काफी नहीं है। तो एक स्टोरेज होता है जो आप इमरजेंसी के लिए रखते हैं, 5-6 दिन वो चल जाता है, बट उनको रोज चाहिए ये गैस। अब क्या है, पुराने प्लांट खोल रहे हैं। जर्मनी ने गलती क्या की, फुकुशिमा जब हुआ जापान में 12-13 साल पहले, इन्होंने अपने सारे न्यूक्लियर बंद कर दिए रिएक्टर। फ्रांस ने अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट रखे हुए हैं। वहां दीपक जी क्या हुआ कि किल्लत हो गई पानी की। अब कूलिंग के लिए आपको दरिया से पानी चाहिए, बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ पानी चाहिए होता है न्यूक्लियर रिएक्टर को कूल करने के लिए। तो फ्रांस के 5-6 रिएक्टर बंद करने पड़े क्योंकि दरिया में पानी नहीं था, ड्राउट हो गया इतना। अब वो ठंड पड़ेगी, बर्फ गिरेगी, पानी तो रहेगा दरिया में, तो वो न्यूक्लियर शुरू हो जाएंगे। तो बहुत पेचीदा है, वो देश बाय देश अब जाके देख रहे हैं कैसे करा जाए। अमेरिका जो सप्लाई कर सकता है एलएनजी, उसका जो सबसे बड़ा वो एक पोर्ट है जहां पे कन्वर्ट होती थी गैस और शिप होती थी, उसमें आग लग गई। उसमें लगा कि चलो 1-8 महीने में ठीक हो जाएगा, वो लग रहा है आपके नवंबर तक ठीक होगा जाके। 4-5 महीने से वो डाउन है। तो काफी चीजें इकट्ठी आ गई, बट ये एक तरह से आप कह सकते हैं खर्चा बहुत होगा, बट एक तरह से इनके लिए अच्छी बात है कि रशिया के जो चंगुल में थे वो ये निकल जाएंगे। 6 महीने बहुत बर्बादी के रहेंगे, सरकारों को इसको फंड करना पड़ेगा $2 ट्रिलियन। तो कोविड में जितना खर्चा लगा था दीपक जी, उतना ही हो जाएगा लगभग सरकारों के पास जो बिल आएगा। सर मन तो कर रहा है आपसे बहुत लंबी बातचीत करें, लेकिन जाते जाते संक्षेप में आप बस भारत का हाल बता दीजिए सर। भारत के लिए कोई इसमें कुछ छुपा तो नहीं है, कोई संदेश इन हालातों में? हमको कुछ तैयारी करनी है या हम ठीक ठाक निपट जाएंगे यहाँ से? हम निपट जाएंगे क्योंकि हमारी दोस्ती सबसे है। हमने रोका नहीं, रशिया से भी तेल अभी भी हम ले रहे हैं और गल्फ से ले रहे हैं। अब गयाना वगैरह का जो नया तेल उत्पादन शुरू हुआ है वहां से भी भारत को मिल रहा है। तो भारत की सरकार बहुत दूरदर्शी है, प्रैग्मेटिक है, बट मार्केट्स पे असर पड़ता है दीपक जी। अगर मार्केट्स में मेल्टडाउन आता है इसके कारण, तो सब विश्व भर के मार्केट्स, कोविड के टाइम आप याद करिए, लॉकडाउन हुआ तो सब मार्केट गिरे थे। बट ये है कि अब यूरोपियन सरकारों ने समझ लिया है इसको फिस्कल डेफिसिट करके फंडिंग करनी पड़ेगी। पैसे हैं उनके पास, बड़े देशों को हेल्प करना पड़ेगा छोटे देशों को। तो मुझे लगता है संकट से उभर जाएंगे, बट जरूर रिसेशन आएगा यूरोप में, वो लगभग तय है। रेट वो बढ़ा रहे हैं, थर्सडे को रेट बढ़ेगा, 50 बढ़ाते हैं कि 75 बेसिस पॉइंट देखना है, बट रेट उनको बढ़ाने पड़ेंगे, बहुत पीछे रह गए थे रेट। तो रेट बढ़ रहे हैं ऐसे टाइम पे जब इतना बड़ा एनर्जी का संकट है। तो और इस बार तो इतनी क्लियर नहीं, इस बार तो संकट जो है वो डबल हुआ। मतलब जितना डिमांड उनकी सर्दियों में आती है यूरोप में, इस बार तो भीषण गर्मी पड़ी वहाँ, जगह जगह आग की घटनाएं हमने देखी। तो इस बार तो वहाँ पर डिमांड गर्मियों में भी दिखी और सर्दियों में भी तो स्वाभाविक रूप से आने ही वाली है जब बर्फ की चादर में सब ढप जाएंगे। तो लग रहा है कि बहुत बुरे दौर से अभी यूरोप गुजर रहा है। लेकिन ये जो संकट के बादल हैं, हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी छटें। जैसा कि मैंने कहा कि ये पूरी दुनिया का यूरोप जो है बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है, और अगर ये हिस्सा बीमार होता है तो बाकी के हिस्से भी कमज़ोर हो जाते हैं या बीमारी वहाँ तक इन्फेक्शन आगे बढ़ने का ख़तरा रहता है। इसलिए सबको उम्मीद करनी चाहिए, सारे वर्ल्ड लीडर्स को मिल बैठ के अपने ईगो साइड में रख के। अनिल सिंह भी सर भी आज सुबह यही कह रहे थे कि एक बार पहले भी अगर आप ये कर लेते तो शायद इतना बड़ा संकट नहीं आता। अभी भी शायद वक्त है, ईगो साइड में रख के मिल बैठ के बातचीत करिए, क्योंकि ये सिर्फ एक देश की बात नहीं है, ये पूरे विश्व के अस्तित्व की बात है। इसलिए ईगोस को साइड में रख के संकट का समाधान निकालिए और आगे बढ़िए, यही उम्मीद की जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला और इस महत्वपूर्ण विषय पर विश्लेषण दिया। थैंक यू सो मच बग्गा सर। चलिए अब एक और अहम खबर
का रुख करते हैं। कारोबारी साइरस मिस्त्री के सड़क दुर्घटना में देहांत होने के बाद सरकार ने सीट बेल्ट को लेकर नियम कड़े करने का फैसला किया है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि कार में बैठने वाले सभी लोगों के लिए सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य होगा। इस पर ज्यादा डिटेल दे रहे हैं हमारे संवाददाता अम्बरीश पांडे, जो हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अम्बरीश, क्या कह रहे हैं गडकरी साहब, और इसके बारे में ये तो एक अनौपचारिक बयान लग रहा है, औपचारिक नियम कब आएंगे? देखिए, ट्रांसपोर्ट मंत्री की हैसियत से मंत्री नितिन गडकरी ने स्पष्ट किया है कि सरकार इस बात को लेकर गंभीर है कि सड़क पे जो भी चलने वाले लोग हैं उनकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी सरकार तय करे। साथ ही साथ वो कंपनियां जो इस तरह की गाड़ियां बना रही हैं वो भी अपनी जिम्मेदारी पूरी निभाएं। और आज उसी मंत्री की हैसियत से ये आश्वासन दिया है उन्होंने कि अगले कुछ दिनों में इस नियम को लेकर गाइडलाइंस या नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। क्या गाइडलाइंस या नोटिफिकेशन होगी वो तो नोटिफिकेशन आने के बाद स्पष्ट होगा, लेकिन मंत्री ने स्पष्ट कहा है कि गाड़ी में अगर आप हैं और किसी भी सीट पर बैठे हैं और गाड़ी अगर मोशन में है तो आपको सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य होगा। इस तरह के अमेंडमेंट किए जा रहे हैं सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट में। इसके अलावा इस जो सिस्टम होगा, रेस्ट्रेंट सिस्टम, वो भी कंपल्सरी किया जाएगा। यानी कि अगर आप गाड़ी में बैठे हैं और गाड़ी चलना शुरू हो चुकी है और आपने अलार्म बेल्ट नहीं लगाई है तो उसके जगह पर वो अलार्म भी बजेगा, जैसा कि अभी फिलहाल जो आगे की दोनों सीट्स हैं उन पर होता है। जब गाड़ी चलती है और आपने बेल्ट नहीं लगाया होता तो अलार्म बजता है, वैसा ही अलार्म गाड़ी की किसी भी सीट पर आप बैठे हो और गाड़ी अगर मोशन में तो वैसा बजेगा। ये अमेंडमेंट सरकार कर रही है, जिस पर कि एक लंबी चर्चा पिछले कई दिनों से चल रही थी। हालांकि ये जो घटना, दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है साइरस मिस्त्री वाली, उसके बाद से सरकार ने इसको और गंभीरता से लिया है। और जिस तरह से जी बिजनेस समेत जो तमाम ऐसे संगठन थे जो कि ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए आगे आते हैं, वो उनकी जिम्मेदारी को समझते हैं। जी बिजनेस ने लगातार ये सवाल उठाया भी था, उसको सरकार ने गंभीरता से लिया है और सरकार अब ये आश्वस्त कर रही है कि अगले कुछ दिनों में, यानी कि इसी हफ्ते तक हमको ये नोटिफिकेशन, सरकारी नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। और उसके बाद ये अनिवार्य होगा कि गाड़ी अगर मोशन में है, गाड़ी अगर मूव कर रही है तो आप अगर गाड़ी के अंदर बैठे हैं तो आपको बेल्ट लगाना होगा। अभी तक का जो प्रावधान उसके अनुसार ये है कि सीट बेल्ट आपको लगानी होती है। जो सामने के दोनों राइडर्स हैं वो सीट बेल्ट लगाते हैं और अगर नहीं लगाते हैं किसी भी सूरत में तो उन पर एक पेनल्टी लगती है लगभग 1000 रुपए की, जो कि अलग अलग राज्यों ने थोड़ा अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई करके कम या ज्यादा भी किया गया है। अब सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि जैसा आगे वाले के लिए पेनल्टी है लगभग वैसी या उससे थोड़ी ज्यादा पेनल्टी पीछे वाले के लिए होगी, क्योंकि पीछे वाले का जो लाइफ है वो ज्यादा रिस्क में है। और ये सारा जो नियम होगा वो M1 कैटेगरी के सभी वाहनों पर होगा, यानी कि वो गाड़ियां जिनमें सारी सीटें सामने की तरफ फेस कर रही हैं और वो गाड़ियों में लगभग 8 लोग बैठ सकते हैं, उन सबके लिए नियम जरूरी करेगी सरकार। बिल्कुल। और वैसे तो ये नियम लाने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए थी। सीट बेल्ट आपकी सेफ्टी के लिए, ये सबको समझ में आ जाना चाहिए। और जैसा हमने बिल्कुल अम्बरीश ने कहा, जिस दिन से ये दुखद मृत्यु की खबर आई है, इनफैक्ट साइरस मिस्त्री की दुखद मौत से 3 दिन पहले भी हम लोगों ने शो किया था और उसमें भी हमने कहा था कि अभी से, आज से रोको हादसे, ये हमारा टॉपिक भी था, जिसमें हमने पॉट होल से लेकर जो डिज़ाइन में खामियां हैं और जो डिसिप्लिन है, जो एटिकेट्स हैं ड्राइविंग के और सवारियों के, उस पर बातचीत की थी गंभीरता से। तो जी बिजनेस लगातार इस मसले को उठाता रहा है और 1% से भी कम लोग भारत में पिछली सीट पर जो बैठे हुए हैं वो सीट बेल्ट लगाते हैं। अब उम्मीद करते हैं सरकार ये नियम जब लेके आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग पिछली सीट पर बैठे हुए भी सीट बेल्ट लगाएं ताकि उनकी जान की हिफाजत की जा सके। हमने आज की बड़ी खबरों में आपको बताया था कि किस तरह से बेंगलुरु में बारिश का कहर आज सुर्खियों में रहा, लेकिन बेंगलुरु में बारिश से मचे कहर के लिए सिर्फ मौसम जिम्मेदार नहीं है। इस बारिश ने शहर के बुनियादी ढांचे की पोल खोलकर रख दी है। सिलिकॉन सिटी मानो वाटर पार्क में तब्दील हो गई। घरों और ऑफिसेज में पानी भर गया। मुंबई, चेन्नई, दिल्ली जैसे शहर कहने को तो महानगर हैं, मगर एक बड़ी बारिश इनकी पूरी टाउन प्लानिंग की धज्जियां उड़ा देती है। आखिर हमारे शहरों की प्लानिंग इतनी खराब, इतनी बेतरतीब क्यों है? ड्रेनेज सिस्टम क्यों फेल हो जाते हैं? इन सवालों का जवाब ढूंढती है रिपोर्ट। बारिश से बंगलुरु हुआ बेहाल। शहर की सड़कों पर पानी का सैलाब है। हालात इतने बदतर हो गए हैं कि पानी लोगों के घरों और दफ्तरों में घुस गया है। पूरा शहर तालाब में तब्दील हो गया है। ये है सिलिकॉन सिटी के बुनियादी ढांचे का असल सच।
ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह फेल हो चुका है। टाउन प्लानिंग ध्वस्त होती दिख रही है। बारिश से सिलिकॉन सिटी के पूरे सिस्टम की पोल पट्टी खुल गई है। मगर ऐसे हालात सिर्फ बंगलुरु में नहीं है। बारिश वक्त वक्त पर शहरों की प्लानिंग को खोखला साबित करती रहती है। कुछ साल पहले चेन्नई भी खराब सिटी प्लानिंग के चलते बाढ़ की मार झेल चुका है। दिल्ली, मुंबई सहित हर महानगर तालाबों और फ्लड प्लेन यानी बाढ़ क्षेत्र में मिट्टी के भराव से बने हैं। अब नगर निगम और प्रशासन के साथ टाउन प्लानिंग पर भी सवाल उठने लगे हैं। बंगलुरु की बात करें तो शहर को अपने टेक पार्क से जोड़ने वाली सड़कें बुनियादी ढांचे की कमी से जूझ रही हैं। 17 साल पहले यानी 2005 में शहर से लगे 110 गांवों को बंगलुरु नगर पालिका यानी कि BBMP में मिला दिया गया था, लेकिन नगर निगम ने गांवों को शहर के सीवेज सिस्टम से जोड़ने की जहमत कभी नहीं उठाई। शहर का ड्रेनेज सिस्टम बेहद खराब है। नालियां साफ नहीं रहती, कचरा भरा रहता है जिससे पानी ब्लॉक हो जाता है। कैग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि BBMP ने साल 2019-20 से नालों के रखरखाव के लिए जो टेंडर जारी किया था, उससे केवल 45% नालों के रखरखाव ही कवर होते हैं। बाकी नाले भगवान भरोसे छोड़ दिए गए। हर शहर में फ्लड ड्रेन्स होती हैं। बंगलुरु में इन फ्लड ड्रेन्स यानी नाली से बारिश का पानी झीलों तक पहुंचता था, मगर यहाँ कई जगहों पर नाले को पाट कर घर बना दिए गए हैं। इससे पानी निकासी में रुकावट आती है। बंगलुरु नगर पालिका की इस लापरवाही के चलते कई झीलें सूख गई हैं या फिर जानबूझकर सुखा दी गई हैं। तालाबों और झीलों की जमीन पर इमारतें खड़ी कर दी गई हैं। इससे भी पानी के जमाव की समस्या बढ़ गई है। सिलिकॉन से फ्लोटिंग सिटी में बदल चुके इस शहर के लिए भले ही भारी बारिश को जिम्मेदार माना जा रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि हर साल बारिश आती है। फिर नगर निगम इसे लेकर पुख्ता तैयारी क्यों नहीं करता? प्रशासन की नींद तभी क्यों खुलती है जब पानी सिर के ऊपर से बहने लगे? जाहिर है जनता अब टैक्स भरती है तो उसे सुविधा भी अच्छी मिलनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। डिजिटल लेंडिंग ऐप फ्रॉड मामले में अब वित्त मंत्रालय ने भी सख्ती दिखाई है। जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक वित्त मंत्री ने गुरुवार को इस मुद्दे पर DFS और RBI अधिकारियों की बैठक बुलाई है। पूरी डिटेल दे रहे हैं हमारे संवाददाता तरुण शर्मा। बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा गुरुवार को वित्त मंत्री इस मीटिंग को चेयर करेंगी और इसमें वो जानना चाहती हैं कि अभी तक रेगुलेटर्स ने और डिपार्टमेंट ने और बैंक्स ने क्या क्या काम किए हैं जिससे डिजिटल लेंडिंग ऐप के जो फ्रॉड है उसको रोका जा सके। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि पिछले हफ्ते ही RBI ने अपनी फाइनल गाइडलाइन इशू की थी डिजिटल लेंडिंग ऐप को लेकर, और अब वित्त मंत्री ने ये मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग के अंदर DFS के ऑफिसर्स रहेंगे, RBI के ऑफिशियल्स रहेंगे और ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि आने वाले समय में इसको किस तरीके से रोका जाए, क्योंकि एक ये बड़ी समस्या बनती जा रही है। क्योंकि इसमें दो बड़े मुद्दे हैं। एक तो जो जिस तरीके से जी बिजनेस ने दिखाया कि हफ्ता वसूली होती है, एक एक्सटॉर्शन किया जाता है, दूसरी तरफ चाइनीज इन्वेस्टमेंट भी इसमें देखने को मिला था। तो इसी वजह से सभी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं वो भी इस पे कामकाज कर रही हैं, चाहे वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हो, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हो, SFI हो, इनकम टैक्स हो, सभी इस मुद्दे पे काम कर रही हैं। और इसको देखते हुए अब वित्त मंत्रालय ये चाहता है कि आने वाले समय में भी सख्ती से इसको निपटा जाए और इस तरीके की शिकायतों को जल्द से जल्द इसका निपटारा हो। और जो जिन लैंडिंग ऐप्स के पास प्रॉपर लाइसेंस नहीं है, जो फिनटेक के नाम पे कामकाज कर रहे हैं, उन पे भी सख्ती की जाए। तो इन सभी बिंदुओं पे गुरुवार की जो शाम को 4 बजे मीटिंग है, इसमें चर्चा हो सकती है। शुक्रिया तरुण। अगर आप भी मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपके लिए है। गूगल प्ले स्टोर पर एक बार फिर बैंकिंग मालवेयर एक्टिव हो गया है और यह मालवेयर फाइनेंस और क्रिप्टो से जुड़े लेन देन करने वालों को निशाना बना रहा है। इस रिपोर्ट में जानिए कि इस मालवेयर की कहानी क्या है और कैसे आप इससे बच सकते हैं। पिछले कुछ वक्त से मोबाइल बैंकिंग में काफी तेजी आई है। लोग सिर्फ वित्तीय लेन देन के लिए नहीं, बल्कि कई अब क्रिप्टो में ट्रेड के लिए भी मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। जितना मोबाइल बैंकिंग का यूज बढ़ा है, उतने ही इस पर मालवेयर के अटैक बढ़े हैं। अब बैंकिंग मालवेयर शार्कबोट ने भी वापसी कर दी है। शार्कबोट गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद है। ये मिस्टर फोन क्लीनर और काई लेवी मोबाइल सिक्योरिटी ऐप के तौर पर यहां मौजूद है। इसके अलावा
पोलोनिक्स और बिट्रिक्स नाम से भी ये मैलवेयर है। इन ऐप के जरिए ये लोगों के फोन में पहुंच रहा है। ये मैलवेयर इतना शातिर है कि बैंकिंग एप्स के ऑथेंटिकेशन प्रोसेस को भी बाईपास कर देता है। शार्क बोट मैलवेयर तमाम तरह के ऑथेंटिकेशन जैसे फिंगरप्रिंट्स, पासवर्ड आदि को बाईपास कर सकता है और आपके बैंक अकाउंट में सेंध लगा सकता है। ये मैलवेयर एक बार फोन में इंस्टॉल हो जाता है तो आपके बैंकिंग ऐप को लॉग आउट कर देता है। लॉग आउट होने के बाद यूजर को मजबूरी में लॉग इन करना पड़ता है और इसे उसी का इंतजार रहता है। जैसे ही कोई यूजर पासवर्ड के साथ लॉग इन करता है तो ये उसे रिकॉर्ड कर लेता है और फिर खुद लॉग इन करता है। इसके साथ ही हैकर को भी इसके बारे में जानकारी देता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक शार्क बोट इतना खतरनाक मैलवेयर है कि ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को मात दे सकता है। जानकारी के मुताबिक 1 लाख से ज्यादा लोगों ने इन फर्जी ऐप्स को डाउनलोड किया। इसका मतलब है कि 1 लाख लोगों के मोबाइल पर शार्क बोट मौजूद है। अब बड़ा सवाल यह है कि इस तरह के मैलवेयर से बचा कैसे जाए। ऐसे मैलवेयर को पकड़ पाना आसान नहीं होता, लेकिन कुछ सावधानियां आप बरत सकते हैं। जैसे किसी भी ऐप को डाउनलोड करने से पहले उसके डेवलपर आदि की जानकारी चेक करें। ऐप के रिव्यू और रेटिंग जरूर देखें। अचानक से कोई ऐप लॉग आउट हो रहा है तो उसे भी देखें और अलर्ट हो जाएं। सबसे बेहतर तरीका यही है कि जब भी इस तरह का आपको कोई संदेह हो तो अपने फोन को फॉर्मेट कर दें या फिर किसी एक्सपर्ट को दिखाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। महाराष्ट्र में नए उद्योगों को आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार इंसेंटिव योजना बनाने की तैयारी कर रही है। जी बिजनेस से एक्सक्लूसिव बातचीत में महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री उदय सामंत ने कहा कि सरकार सस्ती दरों में जमीन, बिजली, पानी देने के अलावा करों में भी कटौती करने की योजना बना रही है। उदय सामंत से हमारे संवाददाता सुबोध मिश्रा की यह बातचीत देखिए। ऐसे अगर महाराष्ट्र की बात करें तो अभी नया क्या सोच रहे हैं उद्योग के हिसाब से एज ए इंडस्ट्री मिनिस्टर? एक तो ऐसा कि कल तक जो इंडस्ट्री महाराष्ट्र में थी उससे ज़्यादा इंडस्ट्री महाराष्ट्र में आनी चाहिए, इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं मुख्यमंत्री शिंदे साहब और देवेंद्र जी के नेतृत्व में। और जो जो इंडस्ट्री आने वाली है उसका समर्थन करके वहाँ लाके बेरोजगारी दूर करना, ये हमारा एम है। सर, आपने अभी एक बात कही, राज्य जो है कि नए नए जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट है उनको अट्रैक्ट कर रहा है, तो क्या इस तरह के कुछ भी अगर इन्वेस्टमेंट जो है अट्रैक्ट करने के लिए कोई इंसेंटिव वगैरह या कुछ ऐसा कुछ प्लान चल रहा है? हाँ, सही बात है। इंसेंटिव का जो पैकेज रहता है वो ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाला चाहिए। अगर वो हमने ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाला रखा तो इंडस्ट्री यहाँ आ सकती है। उसमें लाइट का कुछ प्रॉब्लम रहता है, उनसे क्या हम कंसेशन दे सकते हैं, क्या रॉ मटेरियल में कंसेशन दे सकते हैं, क्या लैंड में कंसेशन दे सकते हैं, क्या जो डायरेक्टली हम टैक्स में इंसेंटिव देते हैं उसमें ज़्यादा कुछ दे सकते हैं क्या। ये अगर हमने उनको अच्छी तरह से दे दिया तो बाहर की कंपनियां महाराष्ट्र में आएगी और एक नंबर को महाराष्ट्र इंडस्ट्री में रहेगा। सर, एक और चीज़ है कि करीब 8 न्यू मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक जो है वो प्लान किए जा रहे हैं। सर, क्या है और किस तरह से इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे? उस बारे में मैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी साहब को धन्यवाद देने वाला हूं, क्योंकि अकोला रहे, पुणे रहे, भिवंडी है, संभाजी नगर है, जालना है, अभी नया नया रत्नागिरी है, उसमें लॉजिस्टिक पार्क करने का तत्वता परमिशन उन्होंने दे दिया है। लैंड हमको देना है, इन्वेस्टमेंट वो करेंगे। अगर वो हम हर रीजन में कर सके तो अभी रत्नागिरी में किया तो रत्नागिरी का जो एक्सपोर्ट मैंगो होता है, कैशू होता है या मरीन प्रोडक्ट्स होते हैं वो वहाँ से ही हो जाएंगे, क्योंकि रत्नागिरी में ऑलरेडी 3 इंटरनेशनल जेटीज़ है, तो वहाँ हम लॉजिस्टिक पार्क बना रहे हैं। बात बाजार की। कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन बाजार में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला। आज कारोबार की शुरुआत तेजी के साथ हुई। शुरुआती तेजी के बाद बाजार ने कुछ रफ्तार भी पकड़ी, लेकिन दोपहर के करीब मुनाफा वसूली शुरू हो गई। निफ्टी एक बार फिर 17,600 के नीचे गया। दोपहर बाद एक छोटे दायरे में कारोबार हुआ। बाजार में आज दोनों तरफ से ट्रेड के मौके मिले। बैंक निफ्टी ने 40,000 का स्तर छुआ मगर टिक नहीं पाया। मिड कैप और स्मॉल कैप में दमदार खरीदारी होती दिखी। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 49 अंक गिरा, 59,197 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 10 अंकों की गिरावट के साथ 17,655 के लेवल पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी में भी करीब 140 अंकों की गिरावट रही। प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के डायरेक्टर अविनाश गोरक्षकर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाजार की आगे की चाल कैसी रहने वाली है अविनाश सर? हाँ दीपक जी, सर मैं में सेकंड हाफ में काफी दिलवाली देखने को मिली। मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले 2 दिनों के लिए मार्केट में
ऐसी कंपनी डोमेस्टिक मार्केट पे ज्यादा फोकस है, क्योंकि जिस प्रकार की चिंताएं आती है, मुझे लग रहा है कि यूरोप और यूएस में कंपनी की एक्सपोजर होगा, वहाँ पे दिक्कतें बढ़ सकती है। तो आईटी में बेसिकली मुझे लग रहा है कि वहाँ पे सैलाब ज्यादा आ सकता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड बैंकिंग की बात करें, ऑटो की बात करें, अगर ऑटो कंपोनेंट की बात करें जी तो यहाँ पे जी ऑलराइट सर, मुझे लगता है आपकी आवाज़ भी थोड़ी क्रैक हो रही है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया स्ट्रैटेजी शेयर करने के लिए हमारे दर्शकों के साथ। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के झालावाड़ में एक शख्स को पान खाना महंगा पड़ गया। रुपयों से भरा बैग उसने बाइक में ही छोड़ दिया। मौका देख चोर बैग ले उड़ा। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। फिलहाल चोर पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। सीसीटीवी में दिख रहे इस शख्स का बैग नोटों से भरा हुआ है। पान खाने के लिए यह शख्स अपनी बाइक को पार्क कर पास ही पान की दुकान जा रहा है, लेकिन पीछे से घात लगाए चोर की इस बैग पर पूरी नजर है। मौका देखते ही चोर 3 लाख रुपए से भरा बैग लेकर गायब हो जाता है। ₹20-30 रुपए का पान खाने के चक्कर में लालचंद कछावा को अपने 3 लाख रुपए से हाथ धोना पड़ा है। दरअसल पान खाने के लिए लालचंद अपनी बाइक पर 3 लाख रुपयों से भरा बैग छोड़कर पान की दुकान पर पहुंच गए, जिसके बाद उनके साथ यह घटना हो गई। चोरी की यह वारदात झालावाड़ के अकलेरा कस्बे के बस स्टैंड के पास की है। वारदात सीसीटीवी में कैद होने के बाद पुलिस अब चोर का पता लगाने में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आपने आखिर बार कब फ्लॉपी डिस्क और सीडी का इस्तेमाल डेटा स्टोर करने के लिए किया था? इस सवाल का जवाब शायद आपको याद भी ना आए, क्योंकि अब फ्लॉपी डिस्क और सीडीज दिखती भी नहीं। लेकिन जापान में आज भी फ्लॉपी डिस्क और सीडीज का इस्तेमाल किया जाता है। सरकारी दफ्तरों में आज भी ईमेल का इस्तेमाल नहीं होता। जी हाँ, रिपोर्ट देखिए। दुनिया भर में टेक्नोलॉजी के मामले में जापान सिरमौर है, लेकिन यहाँ के सरकारी दफ्तरों में आज भी फ्लॉपी डिस्क और फैक्स मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ के 1900 से ज्यादा सरकारी कामकाज के लिए स्टोरेज डिवाइस जैसे सीडी और मिनी डिस्क का इस्तेमाल आम बात है। लेकिन अब यहाँ की सरकार ने स्थिति को बदलने की ठानी है। आज जहाँ दुनिया की ज्यादातर कंपनियां और सरकारें नई टेक्नोलॉजी के सहारे अपना कामकाज कर रही हैं, तो वहीं जापान में सरकारी दफ्तर फ्लॉपी डिस्क और सीडी का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। यहाँ के सरकारी दफ्तरों में ईमेल का इस्तेमाल भी नहीं होता। इन सरकारी दफ्तरों का तर्क है कि फ्लॉपी में डेटा ज्यादा सुरक्षित रहता है, इसीलिए उनकी पहली पसंद यही है। हालांकि अब जापान ने फ्लॉपी डिस्क का इस्तेमाल बंद करने की योजना बना ली है। जापान के डिजिटल मामलों के मंत्री तारो कोनो ने फ्लॉपी डिस्क के इस्तेमाल पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की ठान ली है। उन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेसी को अब नई तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए। आने वाले दिनों में जापान भी फ्लॉपी डिस्क और सीडीज को बाय बाय कर देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इंडिया 360 में आज बस इतना ही। हैशटैग याद रखिए, हैशटैग जी इंडिया 360। कोई राय, कोई सुझाव हो तो जरूर भेजिएगा। फिलहाल नमस्कार।